नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, यूपी टीजीटी के साइंस स्पेशल बैच में मैं कौशिक त्रिपाठी हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा यूपी टीजीटी का साइंस का बैच निरंतर चल रहा है, जिसमें लास्ट लेक्चर पे हमने ऑक्टेट रूल पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस की बात की थी, जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। आज हम लोग बात करेंगे उस ऑक्टेट रूल के एक्सेप्शन की। आपने देखा कि कैसे ऑक्टेट रूल किन जगहों पर आता है और जिसके कारण बहुत सारे एटम जो हैं वो आपस में जुड़ते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा या किसी और चीज़ के द्वारा, आयनिक बॉन्ड के द्वारा। ये सारी चीज़ें हमने देखी। आज हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो इस लुईस डॉट स्ट्रक्चर को या फिर ऑक्टेट रूल को फॉलो नहीं करती, या फिर आप ये मान सकते हैं कि वो ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन है, अपवाद है अष्टक नियम का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात देखते हैं हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या फेल रहा एक्सप्लेन करने में। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर फेल्ड टू एक्सप्लेन। ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनको ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर जो था ये एक्सप्लेन करने में क्या रहा, फेल रहा। आज हम लोग इसकी बात करेंगे। चूँकि आप जानते हैं कि लुईस ने ये कहा था कि हमारा जो नियम है वो ऑक्टेट रूल पर बेस्ड है। अब ये फेल मतलब अष्टक नियम फेल। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। पहली कैटेगरी मान लीजिए हमने ये मान ली, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। मतलब जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज लेस देन 8। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो जो कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स थे जिनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं हुआ, और सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा न हुआ फिर भी वो कंपाउंड जो है या मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। इसको एक्सप्लेन करने में कौन सा नियम फेल रहा, अष्टक नियम। मॉलिक्यूल आए जिनको एक्सप्लेन करने में जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो फेल रहा कि आखिर इनमें सेंट्रल एटम का जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, फिर भी ये मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी व्याख्या ऑक्टेट रूल या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस बिंदु संरचना नहीं कर पाई। इन मॉलिक्यूल्स के एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे, फॉर एग्जाम्पल की बात करेंगे तो जैसे BeS2 हो गया, BeCl2 हो गया, बेरियम क्लोराइड, BeF3 हो गया, बेरियम फ्लोराइड। फिर इसके बाद अगर आप देखेंगे तो BeI3 भी हो जाएगा, ये हो गया। इसके बाद AlCl3 हो गया आपका, AlCl3 हो गया आपका, और AlBr3 हो गया आपका, और इसके बाद AlI3 हो गया आपका। इन सब में क्या है, जो सेंट्रल एटम है वो उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। जो केंद्रीय परमाणु है वो अष्टक नियम या फिर उसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, फिर भी ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। और इसकी व्याख्या ऑक्टेट रूल या फिर लुईस डॉट स्ट्रक्चर नहीं कर सका। तो ये क्या हो गए, ये सारे एक्सेप्शन हो गए किसके, ऑक्टेट रूल के। ध्यान देना है। BeS2 मैंने कहा था जैसे Be होगा बेरिलियम, बोरान और एल्यूमिनियम, इनमें सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं होगा तो क्या आएगा, एडाप्टेशन आएगा। और एडाप्टेशन आएगा तो वहाँ पर
ब्रिज बॉन्डिंग, बैक बॉन्डिंग और बनाना बॉन्डिंग देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पर इन सारे केसेस में जो सेंट्रल एटम का ऑक्टेट है वो पूरा नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं मतलब यूनिवर्स में, और इसलिए ये क्या है, एक्सेप्शन ऑफ ऑक्टेट रूल, अष्टक नियम का अपवाद। तो सबसे पहले हमने देख लिया क्या, ए नंबर की बात हमने करी, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, केंद्रीय परमाणु का ऑक्टेट पूरा ना होने के बावजूद भी ये सारे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते। तो ये हमारा हो गया पहला, थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। अब इसके बाद सेकंड नंबर की बात करते हैं। फर्स्ट नंबर हमने क्या देख लिया, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इसके बाद अगला नंबर देखते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल हैविंग एक्सपेंडेड ऑक्टेट ऑफ सेंट्रल एटम, मीन्स केंद्रीय परमाणु के पास क्या है, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है। कल एक ऐसा एग्जाम्पल भी हमने किया था PCl3 और PCl5, वो एक्सपेंडेड ऑक्टेट का उदाहरण था, मतलब जो उसका ऑक्टेट है सेंट्रल एटम का वो क्या होता है, एक्सपेंड कर जाता है। PCl3 बनाना चाहिए लेकिन ये एक्चुअल में PCl5 भी बनाता है। क्यों बनाता है, इसकी बात ऑक्टेट रूल नहीं समझा सका, मतलब ये क्या हो गया, ऑक्टेट रूल का एक्सेप्शन हो गया। यानी सबसे पहले एग्जाम्पल थोड़ा सा अगर इसमें भी देखें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है सेंट्रल एटम के पास दैट इज ग्रेटर देन 8, यानी 8 से ज़्यादा। इसमें क्या है, 8 से कम इलेक्ट्रॉन होंगे और इसमें क्या है, 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि जो सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन हैं वो इसमें 8 से ज़्यादा है और इसमें कम है। 8 से ज़्यादा हो गया तो एक्सपेंडेड ऑक्टेट हो गया, 8 से कम है तो ये 8 से कम हो गए यानी लेस है। अब इसमें एग्जाम्पल देखेंगे तो पहला नंबर की बात कर लेते हैं, PCl5 सुपर 5 एग्जाम्पल हो गया ये इसका, PCl5 जिसको आप कल देख चुके हैं। फिर इसके बाद SF6 भी बनाता है, और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो कई सारे एग्जाम्पल्स आयोडीन ब्रोमीन में भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। और जैसे IF7 हो गया, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा आपका। XeF4 बनाता है। अब सोच करके देखिए, हम ये मानते हैं कि जो नोबल गैसेस होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती, लेकिन यहाँ पर XeF4, XeF2 ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बनते हैं, जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं कि जो ऑक्टेट रूल है वो फॉलो नहीं हुआ। आप एक चीज़ और लिखना चाहें तो लिख सकते हैं XeO3 और हाँ, ये सारे एग्जाम्पल किसके हो जाएंगे, आपके ऑक्टेट रूल के, जिनमें एक्सपेंडेड ऑक्टेट पाया जाता है। इनकी भी व्याख्या नहीं कर पाया। भाई PCl3 ठीक था, बनना चाहिए ऑक्टेट रूल के हिसाब से, लेकिन PCl5 नहीं बनना चाहिए, लेकिन फिर भी बना। जीनान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए, ये नोबल गैसेस है लेकिन फिर भी रिएक्ट करती है और मॉलिक्यूल्स का निर्माण करती है। इसलिए यहाँ पर भी ऑक्टेट रूल इसकी एक्सप्लेनेशन करने में क्या रहा, फेल रहा। आई होप दोनों बातें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अब फिर इसके बाद कुछ ऐसी प्रजातियां भी आईं जिनके पास स्पीसीज which have odd number of electron, odd number of electron, ऐसी भी स्पीसीज पाई गई जिनमें ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 8 क्या है, इवन है, लेकिन ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाली भी स्पीसीज पाई गई। जैसे आप देखेंगे तो NO ये भी पाई गई। इसमें क्या है, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या है, ऑड है, और NO2 हो गया, ClO2 हो गया, O2 माइनस हो गया,
इन सभी में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है वो ऑड में है, लेकिन फिर भी ये सारी स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। मीन्स इसकी भी व्याख्या करने में जो आपका ऑक्टेट रूल है वो क्या रहा, असफल रहा, और ये सारे क्या हो गए, एक्सेप्शन हो गए, किसके, अष्टक नियम के। तो इनको आपको ध्यान में रखना है। थोड़ी सी चर्चा जब हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कर लेंगे उसके बाद इसमें फिर से आएंगे और ये क्यों अष्टक नियम का पालन नहीं करते हैं इसकी भी बात करेंगे। लेकिन चूंकि कल हमने कहा था कि कल अपवाद जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट होंगे उनको बताया जाएगा, तो इसीलिए उसी के कॉन्टेक्स्ट में इसकी थोड़ी सी बात भी हुई थी, तो हमने यहाँ पर चर्चा कर ली है। अब इसके बाद एग्जैक्ट रीजन आपको तब पता चलेगा जब ये बात होगी कि जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है उसने किस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया कि इस तरीके से बॉन्ड बनते हैं, इस तरीके से ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है। उसके बाद आपको ये बात 100% पता चल जाएगी कि आखिर में ये ऑक्टेट रूल का पालन क्यों नहीं करते हैं। तो आई होप यहाँ तक का मामला क्लियर होगा। आगे चलेंगे, तब तक के लिए इसको हम मिटाते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अब आइए हम बात कर रहे हैं किसकी, कोवैलेंट बॉन्ड की। अब ये जो कोवैलेंट बॉन्ड है यानी सहसंयोजी बंध, इसी में से क्या आया, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। और जिसको आप क्या कहते हैं, लुईस बिंदु संरचना। ये किस पर बेस्ड थी, तो ये बेस्ड है किस पर, ऑक्टेट रूल यानी अष्टक नियम पर। इसी का एक बाई प्रोडक्ट भी है ऑक्टेट रूल का, क्या, फॉर्मल चार्ज, जिसको कल आपने देखा भी है। तो ऑक्टेट रूल हो गया, फॉर्मल चार्ज हो गया, लुईस बिंदु संरचना। तो ये बात लुईस ये मानता है कि ऑक्टेट रूल ये कहता है कि एवरी एटम जो है, प्रत्येक परमाणु, लाइक नोबल गैसेस कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कोई भी परमाणु अक्रिय गैसों के जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास चाहता है। अब ये बात किसने कही थी, लुईस ने ही कही थी, और किस पर बेस्ड करके कही थी, अष्टक नियम पर। अष्टक नियम का ही एक बाई प्रोडक्ट क्या है हमारे पास, फॉर्मल चार्ज। तो अब अगर आप देखेंगे तो लुईस ने ये कह दिया, और कहने के बाद जब हमको ये मिले जो हमने अभी जस्ट जिनकी चर्चा की कि ऐसे भी एटम हैं जिनके सेंट्रल एटम का ऑक्टेट पूरा नहीं है फिर भी वो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करते हैं, कुछ के एक्सपेंडेड ऑक्टेट हैं फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ के जो स्पीसीज़ ऐसी भी हैं बहुत सारी जो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसमें विषम संख्या में इलेक्ट्रॉन हैं लेकिन फिर भी वो एग्जिस्ट करते हैं। तो फिर ये जो लुईस साहब हैं इनसे ये पूछा गया
कि आप ये बताइए, अगर ऑक्टेट प्राप्त करना ही सबका अंतिम लक्ष्य है तो फिर ये क्यों हुआ? PCl3 बनना चाहिए था, वो बना, लेकिन फिर ऑक्टेट जब इसको मिल गया तो इसने PCl5 क्यों बनाया? जीनान को रिएक्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसने XeF2, XeF4 ये सारे यौगिक जिस पर इसको इतना भरोसा था कि ये कभी रिएक्ट नहीं करती, वो खुद ही मॉलिक्यूल बनाने का काम करने लग गई, वो खुद ही कंपाउंड बनाने का काम करने लग गई। तो लुईस इन सारी चीज़ों का उत्तर देने में असमर्थ हो गया। अब जब लुईस इन सारी बातों का उत्तर देने में असमर्थ हो गए तो 1954 के आसपास वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई। कौन सी थ्योरी? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसने ये बातें बताई कि आखिर में ऐसा क्यों होता है, क्यों कोई एटम जो है वो बंध बनाता है। भाई इनसे कहा गया आप तो किसी को कल को 2 डाट लगा करके आप किसी को भी जोड़ देंगे और बोलेंगे ये इनके बीच में क्या हो गया, बंध बन गया, लेकिन ऐसा फिर क्यों हुआ? तो इन सारी बातों का जवाब देने के लिए एक थ्योरी आई जिसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। संयोजकता आबंध सिद्धांत, संयोजकता आबंध सिद्धांत। ये थ्योरी कितनी इम्पॉर्टेंट है और अपने आप में इसकी कितनी ज़्यादा अहमियत है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जो 1954 का केमिस्ट्री का नावल था, 1954 में केमिस्ट्री का जो नावल मिला वो इसी थ्योरी को मिला। तो केमिस्ट्री का जो नोबेल पुरस्कार है वो इसी थ्योरी को मिला। इसलिए ये थ्योरी कितनी इम्पॉर्टेंट है या फिर इसने कितने सारे डाउट क्लियर किए होंगे, इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि नोबेल पुरस्कार पाने वाली थ्योरी केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1954 में अगर हुई तो वो कौन सी हुई? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब बात ये आई कि लुईस से जब ये पूछा गया था तो लुईस ने कहा कि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन अब कैसे शेयरिंग करते हैं, इसका जवाब लुईस के पास नहीं था। इसका जवाब लुईस के पास नहीं था कि ये सारी चीज़ें क्यों घटित होती हैं। इसका जवाब किसने दिया? तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यानी संयोजकता आबंध सिद्धांत ने। संयोजकता आबंध सिद्धांत ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग आकर्ष वाया ओवरलैपिंग, ये किसने कहा? संयोजकता आबंध सिद्धांत ने कहा जो इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग है वो किसके द्वारा होती है? ओवरलैपिंग के द्वारा होती है। किसकी ओवरलैपिंग होगी इसकी भी बात बताई इसने, तो वाया ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग भी आप कर सकते हैं। यहीं पर लिख लेते हैं तो आपको एक वर्ड की कमी महसूस नहीं होगी। तो वाया ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग मतलब कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। अब ये जो कक्षक हैं इनके अतिव्यापन द्वारा क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होगी। जैसे ये एक हाथ में मार्कर है, दूसरा हाथ हमने इस पर लगाया, ये मार्कर क्या हो गया? दोनों हाथ के बीच शेयर हो गया।
तो सेम इसी तरीके से चूँकि जो इलेक्ट्रॉन हैं वो किसी एटम के बाहरी कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और बाहर वाले इलेक्ट्रॉन ही शेयरिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं बाह्यतम कोश वाले, तो ये जब दो एटम आकर के ऐसे मिलते हैं तो इस तरीके से क्या हो जाती है, इनकी शेयरिंग हो जाती है, दोनों आकर के आपस में ऐसे मिल जाते हैं। तो उसी बात को किसने बताया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, कि जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग है, जिसको लुईस नहीं बता पाए कि जो इलेक्ट्रॉन, लुईस ने ये तो कहा हाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, लेकिन कैसे होती है नहीं पता था। तो इसको किसने क्लियर किया, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने आकर के, जिसमें कहा कि जो कक्षकों का अतिव्यापन होता है उसके द्वारा इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, शेयरिंग हो जाती है। तो ये बात किसने बताई, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने। अब थोड़ा सा अगर और आगे चलें तो क्या ज़रूरी है, क्योंकि सिर्फ इतना कह देने से नोबेल पुरस्कार तो मिल नहीं जाएगा। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने सिर्फ ये कह दिया कि कक्षकों के अतिव्यापन से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होती है, सिर्फ इतने से तो नोबेल मिला नहीं होगा। थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उन सारी चीज़ों की बात करते हैं। तो यहाँ तक का मामला क्लियर हो गया आपका कि लुईस जिन चीज़ों की व्याख्या नहीं कर सका, उसके लिए 1954 में एक वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आई, जिसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी है वो कक्षकों के अतिव्यापन के द्वारा होती है, पहली चीज़। अब ये किस तरीके से होती है और कैसे होती है इसकी भी बात करते हैं। तो उतना सिर्फ लिखा है हमारे पास, क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, संयोजकता आबंध सिद्धांत। अब देखिए क्या आवश्यकता है, नीड या फिर रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। मतलब जो रिक्वायरमेंट है ओवरलैपिंग की, अतिव्यापन की, किसके अनुसार, अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, VBT। तो रिक्वायरमेंट ऑफ ओवरलैपिंग अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार किसी भी एटम को या ऑर्बिटल को ओवरलैपिंग करने की क्या आवश्यकता पड़ती है, इसको अगर आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट बताया वो ये बताया गया कि ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल, ऑर्बिटल्स ऑफ आउटर मोस्ट सेल participate in overlapping। पहली चीज़ क्या बताई VBT ने, यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने, कि जो आउटर मोस्ट सेल, बाह्यतम कक्षा के, लिख लेते हैं, बाह्यतम कक्षा के, ये नियम है, इनको आपको बखूबी कॉपी में सेम इसी तरीके से उतारना है। बाह्यतम कक्षा के या कोश, बाह्यतम कोश के कक्षक अतिव्यापन में भाग लेते हैं। अब कक्षक के बारे में आप जानते ही होंगे। देखिए 2-3 चीज़ें आपने पढ़ी हैं। सबसे पहले क्या, सेल। सेल क्या होगी, 1 2 3 4 की फॉर्म में होगी, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, इस तरीके से। सेल के बाद क्या आएगा, कोश, कोश के बाद उपकोश यानी सब सेल आएगा। तो सेल, सेल के बाद सब सेल, सब सेल किस फॉर्म में होंगे, तो S P D और F, ये भी आप देख चुके हैं पीछे।
फिर इसके बाद सबसेल के बाद ऑर्बिटल क्या आएंगे, ऑर्बिटल यानी कक्षक। ऑर्बिटल की बात करेंगे तो 1 3, इसमें 1 ऑर्बिटल, इसमें 3 ऑर्बिटल, इसमें 5 ऑर्बिटल, इसमें 7 ऑर्बिटल। इस तरीके से यस में 1 ऑर्बिटल होती है, 1 कक्षक। पी में 3 कक्षक। आपने देखा होगा यस हम लोग इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, पी इसमें हम लोग 3 कक्षक होते हैं जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, डी जिसमें 5 कक्षक बने होते हैं और 10 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, एफ जिसमें 7 कक्षक बने होते हैं और 14 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। इन कक्षकों में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो ये पूरा डाटा किसका हो गया, कोष, उपकोष, कक्षक और इलेक्ट्रॉन इस फॉर्मेट में आपको देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे पहले बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन भाग लेंगे, ये बात कही गई। क्या, अति व्यापन में। देख लें नीचे तक दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड। थोड़ा सा फाइन। तो ये हो गई बात हमारे पास कि जो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन हैं वो अति व्यापन में क्या करते हैं, भाग लेते हैं। बाह्यतम कक्षक के इलेक्ट्रॉन ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए एक उदाहरण ले लें तो इसमें बोरान है हमारे पास। बोरान का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। अब इसमें आउटर मोस्ट सेल कौन सी है, तो ये वाली इसमें क्या हो जाएगी, आउटर मोस्ट सेल। बाह्यतम कोष। ये हमारी क्या हो गई, बाह्यतम कोष। अब ये जो आउटर मोस्ट सेल है इसी के क्या करेंगे, ऑर्बिटल ऑफ सेकेंड सेल। यही सेल जो होगी इसी के ऑर्बिटल क्या करेंगे, भाग लेंगे। ऑर्बिटल जो है यही क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो ओवरलैपिंग में यही वाले ऑर्बिटल जो हैं वो क्या करेंगे, भाग लेंगे। कौन से, 2। बाह्यतम कोष के ऑर्बिटल जो है वही क्या करेंगे, भाग लेंगे। किसमें, ओवरलैपिंग में। ये सबसे पहली बात कही गई किसमें, वीबीटी यानी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आगे चलते हैं, इसको आप उतार चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं। तो इसको मिटाया हमने, इसकी भी बात हो गई, यहाँ तक मिटा लेते हैं। ये पहला पॉइंट हो गया हमारा। दूसरा पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखना है, बी। वो क्या है, ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग ओवरलैपिंग मस्ट बी हाफ फील्ड। यानी जो ऑर्बिटल है जो ओवरलैप होने जा रही है वो हाफ फिल्ड होनी चाहिए, आधी भरी होनी चाहिए, पूरी नहीं भरी होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, जैसे आपके पास मान लीजिए 2 बराबर पानी के भरे हुए ग्लास हैं, उन दोनों को आप मिलाना चाहते हैं तो आप कैसे मिलाएंगे, नहीं मिला पाएंगे। लेकिन दोनों ग्लास आधे आधे भरे हों तो आप आसानी के साथ उनको मिला सकते हैं। तो इसमें सेम वही बात बोली गई कि जो भी ऑर्बिटल कक्षक जो है अति व्यापन करने जा रही है
वो क्या होनी चाहिए, आधी भरी होनी चाहिए। तो अति व्यापन वाली कक्षा आधी भरी होनी चाहिए, पूरी नहीं भरी होनी चाहिए। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। सपोज करिएगा हम एक एग्जांपल लेते हैं, फ्लोरीन। ये हमारे पास है 9 हो गया, क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, ये हो जाएगा। अब इसका मतलब ये फ्लोरीन जो है इसमें 1s2 हो गया, 2s में ये हमने कक्षक बनाई, इसमें फिर 2p में 3, इसमें टोटली भरा हुआ, इसमें सिंगल 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 और ये सिंगल। तो ये कौन सी हो गई, यस, ये कौन सी हो गई, p। इसमें आप इसको बोल सकते हैं क्या, px py और pz, px py और pz, इसको हम लोग बोल सकते हैं। तो अब इसमें ये जो कक्षक है यही क्या होगी, पार्टिसिपेट करेगी किसमें, पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। जो ओवरलैपिंग है यानी अति व्यापन है, उसमें यही वाली कक्षा क्या करेगी, भाग लेगी। कौन सी कक्षा, पी कक्षा। तो पी कक्षा वाले इलेक्ट्रॉन ये क्या करेंगे, भाग लेंगे। और तो अगर हमको एफ और एफ की क्या करनी है, बॉन्डिंग करनी है, तो इसमें कौन से भाग लेंगे, तो पी कक्षा एक एफ की दूसरे की भी पी कक्षा भाग लेगी, तो पी पी ओवरलैपिंग इसमें हो जाएगी। क्या हो जाएगा, पी पी ओवरलैपिंग। दो एफ एफ के बीच बॉन्ड बनाना है, भाग लेने के लिए एलिजिबल कौन है, तो जो कक्षा हाफ फिल्ड है, पी वाली हाफ फिल्ड है, मतलब पूरी तरीके से भरी नहीं है, तो ये भाग लेगी। इसका भी पी, इसका भी पी, तो ये कौन सी ओवरलैपिंग हो जाएगी, पी पी ओवरलैपिंग। तो ये कौन सा पॉइंट हो गया हमारे पास, दूसरा। तो इस तरीके से ये 2 पॉइंट हुए। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं कि जो तीसरा पॉइंट है वो कैसे होगा। तब तक आप इसको उतार सकते हैं और फिर हम लोग आगे चलते हैं कि जो आगे का प्रोसेस है वो किस तरीके से होगा, इसकी बात करते हैं। तो मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आगे चलते हैं। ये नियम है, इनको बखूबी ध्यान में रखना है ताकि आप पूरी तरीके से ओवरलैपिंग को समझ पाएँ। और ओवरलैपिंग समझ गए, ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्वेश्चन आने ही आने हैं। बात करते हैं सी, तीसरा नियम। अब देखिए, अगर कभी ऐसा हो जाता है कि जो कक्षा ओवरलैपिंग करने वाली है उसके इलेक्ट्रॉन क्या हैं, पेयर, तो क्या होगा, उसको अनपेयर करने के लिए प्रमोशनल एनर्जी का यूज होगा। आइए लिखते हैं, इफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिटल जो इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल में अंडर गोइंग ओवरलैपिंग, जो क्या होने जा रही है, ओवरलैपिंग करने जा रही है। If electron in the orbital which is undergoing overlapping are paired, then promotional energy is used to unpair the electrons। आप जानते हैं कि जब दो एटम पास में आते हैं
तो क्या होता है, एनर्जी उनकी डिक्रीज होती है। मीन्स हमने ये कहा था कि जो बॉन्डिंग की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, एनर्जी निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और जब एनर्जी निकलेगी तो मतलब जो एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, ऊर्जा निकल गई मतलब डिक्रीज हुई। तो ये जो ऊर्जा निकलती है यही इनके पेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ब्रेक करने में क्या करती है, मदद करती है। मतलब अनपेयर करने में इनको क्या करती है, मदद करती है। कौन मदद करता है, तो जो एनर्जी होती है। सपोज करिए यहाँ पर एक चीज़ देखते हैं, एक एटम हमारे पास ये है, फर्स्ट एटम हो गया। एक एटम हमारे पास ये है, सेकेंड एटम हो गया। दो एटम है हमारे पास। ये इसके पास क्या करने आता है, पास में आता है कनेक्ट होने, अतिव्यापन करने। तो इस प्रोसेस में क्या निकलेगी, एनर्जी। जब दो एटम एक दूसरे के पास आएंगे तो उसमें एनर्जी रिलीज होगी। अब ये जो एनर्जी रिलीज हुई, यही एनर्जी इलेक्ट्रॉन को अनपेयर करने में यूज हो जाएगी। मतलब अनपेयर इलेक्ट्रॉन या फिर प्रमोशन एनर्जी, इसी को हम बोलेंगे प्रमोशन एनर्जी, प्रमोशनल एनर्जी। और यही क्या करेगी, अनपेयर करेगी किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये बात आपको ध्यान में देनी है। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल्स हम इसका लेते हैं, क्या बोरान ही है हमारे पास। बोरान का मतलब 5 1s2 2s2 2p1 ये हो गया। अब ये जो बोरान है इसका मतलब क्या हो गया, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, 2s2 और 2p1। इस तरीके से इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर आप देखेंगे ये इसकी क्या है, ग्राउंड स्टेज है। मतलब ग्राउंड स्टेज है ये इसकी। अब इस तरीके में ये क्या कर सकता है, तो मैक्सिमम एक बॉन्ड बना सकता है, क्योंकि बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन बिना जोड़े के है, एक बॉन्ड क्या कर सकता है, बना सकता है। तो बोरान कैन फॉर्म ओनली 1 बॉन्ड इन दिस स्टेज। ग्राउंड स्टेज में पड़ा हुआ है, बैठा हुआ है, ग्राउंड स्टेज की इसकी अवस्था है, ये सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना सकता है। लेकिन जैसे ही इसको कोई और मिलता है, थोड़ा सा कुछ मिटाने की ज़रूरत है, तो इसी को मिटा देते हैं। अब जैसे ही ये देखता है कि कोई और आ रहा है मेरे साथ बंद बनाने के लिए, मेरा दोस्त आ रहा है, तो ये उत्तेजित हो जाता है, उत्साहित हो जाता है। अब इसकी जो एक्साइटेड स्टेज है उसमें क्या होता है, ये वही बोरान होता है 1s2 2s2 2p1। इससे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पर ये इस तरीके से अभी तक था, लेकिन इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ये 3 कक्षक बने होते, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल करके इसमें पहुंच जाता है। अब ये कितने बॉन्ड बना सकता है, तो 3 बॉन्ड बना सकता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेज, उत्तेजित अवस्था। तो इस तरीके से क्या रीज़न होता है कि 8 से ज़्यादा बन जाते हैं, उसमें ये चीज़ें भाग लेंगी, तो इनको ध्यान दीजिएगा। तो उत्तेजित अवस्था में 3 बॉन्ड बना सकता है और ग्राउंड स्टेज में ये सिर्फ और सिर्फ 1 बॉन्ड बना सकता है। इसलिए क्या होते हैं, ज़्यादातर बॉन्ड बन जाते हैं। अब ये जो एक्साइटेड स्टेज होती है इसमें सेल जो है वो सेम होती है, सेल सेम होती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मतलब सेल जो है वो सेम रहेगी, जो कोष है वो सेम रहेगी। दूसरी कोष थी तब भी है, दूसरी कोष अब भी है, लेकिन जो सब सेल है यानी उपकोष, ये क्या हो गया, चेंज हो जाता है। तो इन एक्साइटेड स्टेज सेल रिमेन सेम, कोष वही रहेगी, लेकिन जो सब सेल है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये ध्यान आपको देना है। तो
होप ये तीनों पॉइंट आपको पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के जो ये है। अब कल इसके एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं और इसके बाद मिलते हैं कल की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच।